नमस्कार। आज हम मानव समाज और प्राकृतिक संसाधनों के बेहद गहरे और पुराने रिश्ते की पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। ये जानकारी है यूनिट 4 से, रिसोर्स यूज एंड ह्यूमन सोसाइटीज, यानी संसाधन उपयोग और मानव समाज। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि कैसे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास हमेशा से बिल्कुल शुरुआत से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ हमने मतलब इंसान ने प्रकृति के खजानों का, इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना सीखा और कैसे इस इस्तेमाल ने हमारी दुनिया को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। हाँ, ये कहानी बहुत लंबी है। हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे, जब इंसान ने शायद पहली बार कोई पत्थर उठाकर उसे औजार की तरह इस्तेमाल किया होगा, वहां से लेकर प्री एग्रीकल्चरल यानी पूर्व कृषि युग, फिर एग्रीकल्चरल यानी कृषि युग, और फिर आयरन एज यानी लौह युग तक ये पूरा सफर देखेंगे। ये जानना दिलचस्प होगा कि रिसोर्सेज यानी संसाधन असल में होते क्या हैं, वक्त के साथ उनका इस्तेमाल कैसे बदला और सबसे जरूरी, इसका समाज पर क्या असर पड़ा। क्योंकि हमारी आज की जो दुनिया है, हमारी सभ्यता, हमारी टेक्नोलॉजी, इसकी नींव कहीं ना कहीं इन्हीं शुरुआती बदलावों में है। रिसोर्स यूज ने ही तय किया कि बस्तियां कहाँ बसेंगी, समाज कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये संसाधन, ये रिसोर्सेज आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो प्रकृति से मिलने वाली हर वो चीज जो इंसान के किसी काम आती है, वो एक संसाधन है। जैसे हवा, पानी, जमीन। हाँ, हवा, पानी, जमीन, जंगल, जानवर, खनिज यानी मिनरल्स, पत्थर, सब कुछ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समय के साथ जैसे जैसे इंसान की जरूरतें और टेक्नोलॉजी बदली, वैसे वैसे संसाधन की परिभाषा भी थोड़ी बदलती गई। अच्छा, कैसे? जैसे हजारों साल पहले शायद यूरेनियम किसी के लिए संसाधन नहीं था, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं पता था। आज वो एक बड़ा एनर्जी रिसोर्स है। तो टेक्नोलॉजी और जरूरत तय करती है कि क्या चीज रिसोर्स है। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो इन संसाधनों को समझने के लिए क्या इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं? हाँ, मोटे तौर पर हम इन्हें दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल Exactly. मतलब जो रिन्यू हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये वो संसाधन है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नेचुरली जल्दी ही रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब दोबारा बन जाते हैं या उनका भंडार फिर से भर जाता है। इनका साइक्लिंग टाइम यानी इनके बनने या रिसाइकिल होने का जो समय है, वो इंसानी जीवन के हिसाब से छोटा होता है। जैसे उदाहरण क्या होंगे? सबसे बड़े उदाहरण तो है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सूरज तो रोज निकलता है, उसकी ऊर्जा मिलती रहती है। फिर वाटर यानी जल, पानी का चक्र चलता रहता है। एयर यानी वायु, जिसे हम सांस लेते हैं। पौधे, जंगल। बिल्कुल। प्लांट्स यानी पौधे, फॉरेस्ट्स यानी वन, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव। ये सब अगर ठीक से मैनेज किए जाएं तो ये खत्म नहीं होते, दोबारा बढ़ सकते हैं, पनप सकते हैं। आपने कहा पानी और सौर ऊर्जा जीवन के लिए इतने बुनियादी हैं कि हम शायद उन्हें संसाधन मानते भी नहीं। हाँ, क्योंकि ये इतने ओमनी प्रेजेंट है, इतने जरूरी हैं कि हम इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन सोचिए, बिना पानी और धूप के क्या जीवन संभव था? क्या खेती संभव होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सभ्यता के विकास में, खासकर जब खेती शुरू हुई, तो पौधों और जानवरों का इस्तेमाल, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बहुत बड़ा कदम था। इसी ने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया। तो ये तो हुए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब जो रिन्यू नहीं होते। हाँ, या यूं कहें कि जिन्हें बनने में इतना ज्यादा समय लगता है, हजारों, लाखों, करोड़ों साल, के इंसानी पैमाने पर वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म ही हो जाते हैं। उनका भंडार सीमित है, फाइनाइट है। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसमें आते हैं मेटल्स यानी धातुएं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। मिनरल्स यानी खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और एक बहुत जरूरी चीज जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी नॉन रिन्यूएबल कैसे हुई? वो तो खेतों में होती है। देखिए, मिट्टी कोई साधारण चीज नहीं है। 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में प्रकृति को सैकड़ों बल्कि हजारों साल लग जाते हैं। ये चट्टानों के टूटने, ऑर्गेनिक मैटर के मिलने की एक बहुत धीमी प्रक्रिया है।
और खेती के लिए, कृषि के लिए मिट्टी ही तो आधार है। अगर मिट्टी खराब हो जाए, बह जाए, तो उसे वापस बनने में सदियां लगती हैं। इसलिए ये फंक्शनली नॉन रिन्यूएबल है हमारे लिए। ओह, ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। मतलब मिट्टी का कंजर्वेशन कितना जरूरी है। बिल्कुल। और धातुओं की बात करें तो उनका ज्ञान भी इंसान को धीरे धीरे हुआ। पहले तो पत्थर ही सब कुछ था। फिर धीरे धीरे पता चला कि कुछ खास पत्थरों को गर्म करने से धातु निकलती है। पहले कॉपर यानी तांबा, और फिर उसमें टिन मिलाकर ब्रॉन्ज यानी कांस्य बनाना सीखा। ये कॉपर ब्रॉन्ज एज था। और उसके बाद फिर आयरन एज। हाँ, उसके बाद आया आयरन यानी लोहा। लोहे को पिघलाना और उससे औजार बनाना तकनीकी रूप से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जब ये सीख लिया तो इसने समाज पर बहुत गहरा असर डाला। हम उस पर आगे बात करेंगे। तो मूल बात यह है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल मतलब डिप्लीशन, यानी उनकी कमी होना। उनका भंडार सीमित है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि रिसोर्स क्या हैं और उनकी दो मुख्य किस्में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब आते हैं सेक्शन 4.2 पर, रिसोर्स यूज प्रैक्टिसेस एंड देयर इम्पैक्ट। मतलब इंसान ने इन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, ये इतिहास का एक बड़ा कैनवस है। हम इसे कुछ मुख्य चरणों में बांटकर देख सकते हैं, जैसा कि आउटलाइन में दिया है। सबसे पहले प्री एग्रीकल्चरल यानी पूर्व कृषि युग। ये तो मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर रहा होगा, है ना? लाखों साल। बिल्कुल, मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा इसी दौर में गुजरा है। और इस लंबे दौर का मुख्य हीरो या कहें मुख्य संसाधन था स्टोन यानी पत्थर। पत्थर मतलब पत्थर के औजार। एग्जैक्टली। इसीलिए इस पूरे काल को स्टोन एज यानी पाषाण युग भी कहते हैं। और इसे भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल, और नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। प्री एग्रीकल्चरल स्टेज में मुख्य रूप से पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक आते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल में क्या खास था? ये सबसे पुराना और सबसे लंबा फेज है। इसमें इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाना सीखा। शुरुआती औजार काफी बड़े और भद्दे थे, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स और क्लीवर यानी क्लीवर। ये कोर टूल्स कहलाते हैं, मतलब पत्थर के बड़े टुकड़े से तोड़कर बनाए जाते थे। इनका इस्तेमाल किस लिए होता था? मुख्य रूप से शिकार करने, जानवरों को काटने चीरने, जड़ें खोदने, लकड़ी काटने जैसे कामों के लिए। ये औजार इंसान के हाथ का एक्सटेंशन बन गए, उसकी ताकत और क्षमता बढ़ा दी। भारत में ऐसी जगहों के नाम बताए गए हैं, जैसे स्वान वैली अब पाकिस्तान में, और मध्य भारत में नर्मदा वैली, जहां से इस तरह के पुराने औजार मिले हैं। और क्या ये औजार हमेशा एक जैसे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाखों सालों में इनमें धीरे धीरे सुधार हुआ। मिडिल पैलियोलिथिक तक आते आते फ्लेक टूल ज्यादा बनने लगे, जो कोर से निकले पतले टुकड़ों से बनते थे और ज्यादा शार्प होते थे। फिर अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड टेक्नोलॉजी आई, पतले और लंबे ब्लेड्स बनने लगे। औजारों का साइज भी धीरे धीरे छोटा और बेहतर होता गया। आज बहुत सरल था। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। शिकारी और संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स थे। वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी नोमैडिक लाइफस्टाइल थी। गुफाओं या चट्टानों के नीचे शरण लेते थे। रिसोर्स यूज बहुत लिमिटेड था। पत्थर, लकड़ी, हड्डी, जानवरों की खाल और जो भी खाने को मिल जाए। पर्यावरण पर उनका असर बहुत कम था। फिर मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल आया। इसमें क्या बदलाव हुए? मेसोलिथिक काल पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशन फेज है। इस समय तक आते आते जलवायु में भी बदलाव हुए। आइस एज खत्म हो रहा था। मौसम गर्म और नम हो रहा था। इसका असर पेड़ पौधों और जानवरों पर भी पड़ा। इंसान ने इन बदलते हालातों के साथ तालमेल बिठाया। कैसे? औजारों में क्या फर्क आया? सबसे बड़ा बदलाव था माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म पाषाण का इस्तेमाल। ये बहुत छोटे ज्योमेट्रिकल शेप के पत्थर के औजार थे, कुछ तो उंगली के नाखून जितने छोटे। इतने छोटे औजारों का क्या करते थे? इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते थे, जैसे भाले की नोक, तीर की नोक, हंसिया, चाकू वगैरह। ये ज्यादा कुशल और स्पेशलाइज्ड औजार थे। इनसे छोटे जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगली अनाजों को काटना आसान हो गया। तो मतलब रिसोर्स यूज का दायरा थोड़ा बढ़ा। हाँ, कह सकते हैं। शिकार और संग्रहण अब भी मुख्य था,
लेकिन शायद मछली पकड़ना और जंगली पौधों का इस्तेमाल बढ़ा। कुछ जगहों पर हमें शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, जैसे भीमबेटका में, जिनसे उस समय के जीवन, शिकार, नाच गाने आदि की झलक मिलती है। ये भी एक तरह का रिसोर्स यूज है अपनी दुनिया को समझने और दर्शाने का। तो ये था प्री एग्रीकल्चरल दौर, लाखों साल जिसमें इंसान ने पत्थर को अपना मुख्य साथी बनाया। फिर आया एक बड़ा बदलाव, एग्रीकल्चरल यानी कृषि युग। इसे तो क्रांति कहा जाता है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। बिल्कुल, ये मानव इतिहास का एक वाटरशेड मोमेंट था। क्रांति इसीलिए क्योंकि इसने इंसान के जीने का तरीका ही फंडामेंटल रूप से बदल दिया। अब इंसान सिर्फ प्रकृति से लेने वाला नहीं रहा, बल्कि उसने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया, खाना उगाना शुरू किया। और इसमें सबसे बड़ा संसाधन क्या बना? सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गई खेती की शुरुआत हुई, यानी एग्रीकल्चर। लोगों ने सीखा कि बीज बोने से फसल उगती है। साथ ही जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, यानी डोमेस्टिकेशन, भेड़, बकरी, गाय, बैल वगैरह। इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। जब खाना एक जगह उगाया जा सकता था, तो लोगों को खाने की तलाश में भटकने की जरूरत कम हो गई। इससे स्थायी बस्तियां यानी परमानेंट सेटलमेंट्स बसने लगीं। लोग गांवों में रहने लगे। भारत में इसके शुरुआती सबूत कहाँ मिलते हैं? बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी जगहों पर बहुत पुराने, लगभग 7000 बीसी के आसपास के खेती और पशुपालन के सबूत मिलते हैं। जी। गंगा घाटी में भी लहुरा गेवा जैसी जगहों से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आए? औजार बेहतर हुए। पत्थर के ही थे, लेकिन अब उन्हें घिसकर ज्यादा चिकना और पैना बनाया जाने लगा। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। खेती के लिए कुदाल, हल जैसे औजार बने होंगे, शायद लकड़ी के। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था मिट्टी के बर्तन बनाना, यानी पॉटरी। मिट्टी के बर्तन क्यों इतने जरूरी थे? सोचिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, पानी लाने और रखने के लिए, खाना पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी। पॉटरी ने ये जरूरत पूरी की। इससे जीवन ज्यादा स्थिर हुआ। पहिए का आविष्कार भी शायद इसी दौर में या इसके बाद हुआ, जिसने ट्रांसपोर्टेशन और पॉटरी बनाने दोनों में मदद की। तो कृषि ने समाज को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, आबादी बढ़ी, बस्तियां बड़ी हुईं, काम का बंटवारा शुरू हुआ होगा, सोशल स्ट्रक्चर बनने लगे होंगे। और इसी नींव पर आगे चलकर महान सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो कृषि युग की एक शानदार मिसाल है। बिल्कुल, ये सभ्यता लगभग 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच अपने चरम पर थी। ये एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन। सोचिए, उस जमाने में हरप्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े सुनियोजित शहर थे। क्या खास था इन शहरों में रिसोर्स यूज के नजरिए से? बहुत कुछ। सबसे पहले तो पक्की हुई ईंटों यानी बर्न्ट ब्रिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ये मजबूत थीं और दिखाती हैं कि उनके पास ईंधन, लकड़ी और ईंट पकाने की तकनीक थी। शहरों में ग्रिड पैटर्न पर सड़कें, ढकी हुई नालियां, बड़े अन्नागार यानी ग्रैनरीज मिले हैं। ये सब दिखाता है कि उनके पास कुशल इंजीनियरिंग और प्लानिंग थी, और खेती से इतना अनाज पैदा होता था कि उसे स्टोर करने की जरूरत पड़ती थी। एग्रीकल्चरल सरप्लस। और खेती में वो क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल जैसी कई फसलें। कपास का उत्पादन शायद सबसे पहले यहीं शुरू हुआ। उन्होंने पशुपालन भी विकसित कर लिया था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। और क्या सिर्फ खेती और मिट्टी ही रिसोर्स थे? नहीं, यहीं पर हमें धातुओं का व्यवस्थित इस्तेमाल भी दिखता है। ये कॉपर ब्रॉन्ज एज का हिस्सा है। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियां मिली हैं, जैसे वो मशहूर कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। इसके अलावा वो कीमती पत्थर जैसे लैपिस लुजूली, कार्नीलियन वगैरह का इस्तेमाल करते थे गहनों और मोहरों यानी सील्स के लिए। ये दिखाता है कि उनका ट्रेड नेटवर्क भी काफी फैला हुआ था, क्योंकि ये पत्थर स्थानीय रूप से नहीं मिलते थे, बाहर से आते थे। और ये मोहरें, सील्स, उनका क्या महत्व था? ये भी कमाल की चीज है। हजारों की संख्या में मिली हैं, ज्यादातर सेल खड़ी यानी स्टेटाइट की बनी हुई। इन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ लिखावट है जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। माना जाता है कि व्यापार में या पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगे। ये भी एक तरह से रिसोर्स पत्थर का सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन
रिसोर्स मैनेजमेंट और यूज का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन फिर इसका पतन क्यों हो गया? लगभग 1900 बीसी के बाद ये खत्म होने लगी। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर काफी बहस है। कोई एक कारण नहीं माना जाता, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक बड़ी थियरी पर्यावरणीय बदलावों यानी एनवायरमेंटल चेंजेस की है। कैसे बदलाव? हो सकता है कि जलवायु बदली हो, सूखा पड़ा हो, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो। खासकर सरस्वती नदी, जिसके किनारे कई बस्तियां थीं, उसके सूख जाने की बात कही जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि बढ़ती आबादी और इंटेंसिव एग्रीकल्चर ने रिसोर्सेज पर दबाव डाला होगा, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ हो। मतलब संसाधनों का ज़रूरत से ज्यादा इस्तेमाल या मिसमैनेजमेंट? पॉसिबली। ये एक चेतावनी भी है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, अगर वो अपने पर्यावरण और संसाधनों का ध्यान नहीं रखती तो उसका पतन हो सकता है। दूसरी थियरीज में बाढ़, महामारी या बाहर से आने वाले समूहों जैसे आर्यंस के आक्रमण की बात भी कही जाती है। हालांकि आक्रमण वाली थ्योरी पर अब कम जोर दिया जाता है। शायद इन सब कारणों का मिला-जुला असर रहा हो। ये सोचने वाली बात है कि पर्यावरण और संसाधन तब भी कितने क्रूशल थे। तो इंडस वैली के पतन के बाद क्या हुआ? अगला बड़ा पड़ाव कौन सा था? अगला बड़ा पड़ाव था आयरन एज यानी लौह युग का आगमन। लगभग फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास भारत में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ और धीरे धीरे फैला। लोहा? आपने पहले कहा था कि इसने काफी कुछ बदल दिया। क्या बदला? हाँ, लोहे ने टेक्नोलॉजी और समाज में एक और बड़ी क्रांति ला दी। सबसे बड़ा असर पड़ा एग्रीकल्चर यानी कृषि पर। कृषि पर कैसे? तांबे या कांसे के औजार भी तो थे, पहले मुश्किल था। एग्जैक्टली। खासकर जो गंगा यमुना दोआब यानी गंगा यमुना का विशाल और उपजाऊ मैदानी इलाका था, जहां घने जंगल और सख्त मिट्टी थी, उसे साफ करना और जोतना लोहे के औजारों, कुल्हाड़ी, फाल से ज्यादा आसान हो गया। तो खेती का विस्तार हुआ? हाँ, बहुत तेजी से। खेती अब सिर्फ नदी घाटियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन नए ज्यादा फर्टाइल इलाकों में फैल गई। इससे कृषि उत्पादन यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भारी बढ़ोतरी हुई। और इसका जिक्र कहीं मिलता है? हाँ, वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक साहित्य में इसका स्पष्ट संकेत मिलता है। ऋग्वेद, जो शायद ब्रॉन्ज एज के अंत का है, उसमें कृषि का जिक्र है, लेकिन शायद उतना प्रमुख नहीं। लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में खेती, लोहे, जिसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है, और गंगा के मैदानों में जीवन का ज्यादा विस्तार से वर्णन है। फसलें भी बढ़ी, गेहूं, जौ के अलावा चावल, बाजरा, गन्ना वगैरह का जिक्र आता है। तो ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। इसका समाज पर क्या असर हुआ? देखिए, जब पेट भरने की चिंता कम होती है और जरूरत से ज्यादा अनाज एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा होता है, तो समाज में दूसरे काम करने वाले लोगों का पेट भरना संभव हो जाता है। मतलब अब ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल कामों में लग सकते थे, जैसे कारीगर, सैनिक, पुजारी, शासक वगैरह। इससे समाज और कॉम्प्लेक्स हुआ होगा। बिल्कुल, बस्तियां बड़ी होकर शहर बनने लगीं। ये भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय नगरीकरण का दौर था, लगभग 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। गंगा घाटी में बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, जैसे मगध, कोसल, वत्स, अवंती। हाँ, मगध तो बाद में एक बड़ा साम्राज्य बना। सही। और ये सब कहीं ना कहीं लोहे की टेक्नोलॉजी और उससे बड़े कृषि उत्पादन पर आधारित था। जंगल साफ हुए, नए गांव और शहर बसे, व्यापार बढ़ा, सिक्के चलने लगे, समाज ज्यादा स्ट्रैटिफाइड हुआ, वर्ण व्यवस्था और जटिल हुई। नए धार्मिक और दार्शनिक विचार भी इसी दौर में उभरे, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोहे ने सच में गेम बदल दिया। पत्थर से खेती, खेती से कांस्य युग की शहरी सभ्यता, और फिर लोहे ने एक नए तरह के समाज और राज्य की नींव रखी। बिल्कुल, हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो किसी नए रिसोर्स के बेहतर इस्तेमाल पर आधारित था, उसने समाज को मौलिक रूप से बदला। ये एक पैटर्न है जो हम इतिहास में बार बार देखते हैं। सेक्शन 4.3 समरी। तो की टेकअवेज क्या होंगे? मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ बातें बहुत साफ हैं। जैसे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे तो यही है कि मानव समाज और संसाधन उपयोग का रिश्ता अटूट और गहरा है। ह्यूमन सोसाइटीज एंड रिसोर्स यूज आर डीपली लिंक्ड।
हम जैसे रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे समाज की बनावट, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति सबको प्रभावित करता है। सही बात है। और दूसरा? और रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती समाजों में शायद रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर निर्भरता ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, खासकर धातुओं और बाद में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ा। और ये समझना जरूरी है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सीमित हैं, उनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा, जिसे हम आज सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। Understanding the difference between renewable and non-renewable resources is crucial for sustainability. और टेक्नोलॉजी का रोल? वो तीसरा की टेक अवे है। तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हमेशा रिसोर्स यूज को बदला है और समाज को भी। पत्थर के औजार बनाने से लेकर खेती की शुरुआत, धातुओं का प्रयोग, मेटलर्जी और खासकर लोहे का इस्तेमाल, ये सब की टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स थे जिन्होंने समाज को मौलिक रूप से बदल दिया। दे फंडामेंटली चेंज सोसाइटीज। हर नई टेक्नोलॉजी ने हमें नए रिसोर्स इस्तेमाल करने, ये पुराने रिसोर्स को ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करने की क्षमता दी। और चौथा पॉइंट शायद पर्यावरण से जुड़ा है। बिल्कुल। चौथा टेक अवे ये है कि संसाधन उपयोग का पर्यावरण पर हमेशा असर पड़ा है। Resource use has always impacted the environment. चाहे वो प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटीज का कम असर हो या खेती के लिए जंगलों की कटाई या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, जिसमें पर्यावरण एक संभावित कारण था। यह हमें याद दिलाता है कि हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है, जो आज भी एक बड़ी चुनौती है। ये चारों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। मानव समाज और संसाधन का लिंक, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का फर्क, टेक्नोलॉजी का रोल और पर्यावरण पर असर। हाँ, और ये सब समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें इन्हीं मुद्दों से जूझना पड़ता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, यूनिट में आगे एक्सरसाइजेस यानी सेक्शन 4.4 भी दिए हैं। क्या हम उस पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं? मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कुछ सोचने वाले सवाल या अभ्यास क्या हो सकते हैं इस टॉपिक पर? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जैसे एक सवाल ये हो सकता है कि प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटीज और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की तुलना करें। कंपेयर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। किसका असर ज्यादा था और क्यों? ये दिलचस्प है। और एक और सवाल हो सकता है कि कांस्य युग से लौ युग में जाने पर, मतलब ब्रॉन्ज एज से आयरन एज में ट्रांजिशन से राजनैतिक संरचनाओं यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पर क्या असर पड़ा। हमने बात की महाजनपदों की, तो वो कैसे संभव हुआ? हाउ डिड द शिफ्ट फ्रॉम ब्रॉन्ज टू आयरन चेंज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स? टेक्नोलॉजी का सीधा असर राजनीति पर। हाँ, या फिर आज के संदर्भ में सोचे, जैसे लोहे ने अतीत में समाज को बदला था, आज कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी या नया रिसोर्स है जो मानव समाज को उसी तरह मौलिक रूप से बदल सकता है? आइडेंटिफाई अ मॉडर्न डे इक्विवेलेंट ऑफ द आयरन एज रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स इम्पैक्ट। क्या ये डेटा हो सकता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पॉसिबली। ये सोचने के लिए अच्छा सवाल है। डेटा को नया तेल कहा जा रहा है। एआई तो बदल ही रहा है सब कुछ। तो इतिहास से सीखकर हम आज के बदलावों को बेहतर समझ सकते हैं। ये कुछ अच्छे अभ्यास प्रश्न हैं जिन पर लिसनर्स सोच सकते हैं। और अगर किसी को इस विषय में और गहराई से पढ़ना हो तो क्या कुछ सजेस्टेड रीडिंग सेक्शन 4.5 आप बता सकती हैं? जरूर। देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे आर.एस. शर्मा की इंडियाज एंशिएंट पास्ट एक क्लासिक है, बहुत सरल और कॉम्प्रहेंसिव है। हाँ, वो तो यूपीएससी वाले पढ़ते ही हैं। बिल्कुल। इसके अलावा उपिंदर सिंह की अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मीडियल इंडिया भी एक बेहतरीन किताब है। थोड़ी डिटेल्ड है, लेटेस्ट रिसर्च को शामिल करती है। ओके, उपिंदर सिंह। और अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो एनसीईआरटी की पुरानी वाली एंशिएंट इंडिया की किताब जो आर.एस. शर्मा ने ही लिखी थी, वो भी बहुत अच्छी है। और आजकल की जो नई एनसीईआरटीज है, क्लास 6th और 12th की हिस्ट्री की, उनमें भी ये टॉपिक्स कवर होते हैं। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिनसे और जानकारी मिल सकती है। आर.एस. शर्मा, उपिंदर सिंह और एनसीईआरटीज। हाँ, और जो लोग आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स या पब्लिकेशंस देख सकते हैं, या फिर डी.के. चक्रवर्ती जैसे आर्कियोलॉजिस्ट का काम पढ़ सकते हैं। ग्रेट।
तो ये थी हमारी आज की चर्चा यूनिट 4 रिसोर्स यूज एंड ह्यूमन सोसाइटीज पर। हमने देखा कि कैसे पत्थर से लोहे तक के सफर ने मानव समाज को गढ़ा। हाँ, और कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ इंटरैक्ट किया, उसके संसाधनों का इस्तेमाल किया और उसके क्या नतीजे हुए। ये कहानी हमें अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सभी लिसनर्स, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फायदेमंद रही होगी। और जैसा कि हमने पहले एक सवाल छोड़ा था सोचने के लिए, उसे मैं दोहराना चाहूंगा। आज के दौर में डेटा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कौन सी नई चीज या नया रिसोर्स मानव समाज को उसी तरह मौलिक रूप से बदल सकता है जैसे अतीत में लोहे ने बदला था? What new resource today might transform human society as fundamentally as iron did in the past? जरूर सोचेगा इस पर। ये प्रयास पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लगातार लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। परफेक्ट, बिल्कुल। तो इसी के साथ अब इजाजत लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।